कई बार एनसीईआरटी रिवाइज कर ली है बट हर बार भूल जाते हो, पता था। और सिर्फ आपकी नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है और इसी एक प्रॉब्लम की वजह से उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे 5 इजी और बेसिक स्टेप्स जो अगर आपने यूज कर लिए तो गारंटीड है कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। जैसे कि आप सब लोगों ने देख ही लिया है स्टार्टिंग में कि बेसिक से एक प्रॉब्लम है कि पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, बुक बंद करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं सब कुछ कंफ्यूजन में चला जाता है कि आखिर कहां पर क्या लिखे और क्या ना लिखें। एनसीईआरटी पढ़ने का ढंग ही नहीं पता है। सबसे बेसिक ये प्रॉब्लम है हमारे टीचिंग या एजुकेशन सिस्टम में। हम बोल सकते हैं कि स्कूल्स में जिन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बताई जा रही है कि किस तरीके से असल में एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से असल में एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी कोई कहानी की किताब नहीं है, ये एक कंसेप्ट बेस्ड बुक है। यहां पर सारी चीजें आपको कंसेप्ट से रिलेटेड बताई जाती है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहां क्या आती है कि हम एनसीईआरटी को कहानी की बुक या आप कह सकते हैं कि कहानी की किताब समझकर हम पढ़ते हैं। हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ते रहते हैं और पूरा ही चैप्टर एक बारी में पढ़कर रख देते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है, सारी चीजें उलझ जाती हैं और इसी को बोला जाता है पैसिव रीडिंग। बट असल में आपको पैसिव रीडिंग नहीं करनी है। आप कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई कथा नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, यानी कि एक कंसेप्ट बेस्ड बुक। तो आपको करनी पड़ेगी एक्टिव रीडिंग। आखिर ये एक्टिव रीडिंग क्या है, इसको कैसे करना है, तो आने वाले 5 से 7 मिनट में मैं आपको यही बताऊंगा। और साथ में मैं ऐसे 5 स्टेप्स हैं जो बहुत बेसिक हैं, बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन आज के टाइम में बेसिक चीजें ही लोगों को नहीं पता है। लोग एडवांस चीजों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बेसिक चीजें क्या हैं। और जो लोग एडवांस चीजें आपको सिखा भी रहे हैं, वो खुद वो बेसिक चीजें भूल कर बैठे हैं। तो बेसिक से हमें चलना है। एनसीईआरटी आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। एडवांस के लिए तो बहुत सारी चीजें आपकी आगे फ्यूचर में बची हुई है आपके लिए। आप कॉलेज में जाओगे, आप एडवांस एग्जाम्स दोगे, आप हायर लेवल के जॉब्स के लिए एग्जाम दोगे, वहां यूज करो ना यार एडवांस। लेकिन वो एडवांस भी तभी आएगा जब आपका बेस क्लियर होगा। तो उस बेस को क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आज हमें समझनी होगी। सबसे पहली बात कि आपको हमेशा एक लाइन जो आप पढ़ रहे हैं वो पूरी लाइन मेमोराइज यानी कि याद करने की जरूरत नहीं है। आपको उस लाइन में से कुछ कीवर्ड्स को याद करना होता है, जो कीवर्ड्स एग्जामिनर सुनना चाहता है। यानी कि पूरा रट्टाफिकेशन आपको नहीं चाहिए, आपको वो कीवर्ड्स चाहिए जो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी दे। तो पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो बहुत ऐसा एक सिंपल सा स्टेप है जिसके थ्रू आप क्या है, चीजों को अच्छे से याद रख सकते हैं और एनसीईआरटी को एक प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप आता है द 30 सेकंड चैप्टर स्कैन। 30 सेकंड चैप्टर स्कैन क्या है? एक बेसिक सी चीज है यार। आप जब किसी भी वेब सीरीज या मूवीज को देखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, आप वो पढ़ते हैं कि आखिर मूवी किस बेस पर है, क्या स्टोरी है उसकी। तो आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि आने वाले 1.5-2 घंटे में इस मूवी में मुझे ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये 30 सेकंड चैप्टर स्कैन भी कुछ ऐसा ही है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले 30 सेकंड में आपने अपना चैप्टर देखना है और उसको पढ़ना नहीं है। उसकी मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, क्या क्या चीजें उसमें आ रही है, क्या क्या बेसिक डायग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 30 सेकंड में आपने ऊपर से स्कैन कर लेना है कि सारी हेडिंग्स पढ़ लेनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राइमरी एक्टिविटी के चैप्टर की बात करूं तो आपने उसमें देखा कि हाँ, अच्छा हंटिंग गैदरिंग, अच्छा हंटिंग नोमैडिक हर्डिंग आ गया, पास्टोरलिज्म आ गया, अच्छा फिर एग्रीकल्चर का टॉपिक आ गया, अच्छा फिर हमने देखा माइनिंग आ गया। तो आपको ऊपर एक आइडिया मिल गया, आपका माइंड एक प्रिपेयर हो गया पहले से कि अच्छा आने वाले इस चैप्टर में मुझे ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो आप बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीजें प्रिपेयर रखोगे, अपने माइंड को उस लेवल पे रखोगे कि मुझे ये सारी चीजों को फेस करना है। अगर आप ये ना कर सीधा चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते तो आपको पहले पता आइडिया ही नहीं होता कि आगे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी। तो ऊपर से एक 30 सेकंड का स्कैन करो पहले चैप्टर का और फिर आप उसके आगे कहीं उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो। और अकेली एक ये ऐसी स्ट्रेटेजी है, सिर्फ यही स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे ना हर चैप्टर को रिवाइज करने में हर बार, तो मैं कह रहा हूं कि 3 से 4 गुना आपको प्रॉफिट तो यहीं देखने को मिल जाएगा।
पैसे वाले प्रॉफिट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि इसका बेनिफिट आपको 3 to 4x ही देखने को मिल जाता है। अगर स्ट्रेटेजी नंबर 2 की मैं बात करूं तो रीड एवरी पैराग्राफ लाइक एन एग्जामिनर। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि यार इसमें से एग्जामिनर क्या ही क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। वो क्वेश्चन आप खुद से पूछो, यानी कि आप खुद एक एग्जामिनर बन के सोचो। आप जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप नोटिस करो कि आखिर इसमें से वो क्या चीज है यार जो पूछ सकता है। वो बेसिक चीज तो नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज तो नहीं पूछ रहा होगा आपसे। क्या चीजें आपसे वो पूछ सकता है, जैसे कि की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप किसी भी चीज का, और पोटेंशियल डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस, यानी कि डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस को कंपेयर करना स्टार्ट करो एक दूसरे से, कि इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कंपेयर कर रहे हो आप कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो उस माइंडसेट से आप उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो। रट्टाफिकेशन नहीं करना, गधों की तरीके से बस भागते हुए नहीं जाना है आपने। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू चलना है। अब वो टाइम आ गया जब आपको ये स्ट्रेटेजीज अपने ऊपर अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि अगर एग्जामिनर ने इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हुआ तो वो क्या पूछ सकता है, कहां मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछकर। तो एग्जामिनर के स्टाइल में आपको क्या है, एक टॉपिक को पढ़ना और ये सोचना है कि इसमें से वो क्या पूछ सकता है। तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, अंडरलाइन कीवर्ड्स नॉट सेंटेंसेस। मैंने बहुत बच्चों को ये करते हुए देखा है उनकी बुक्स में, पूरी 3-3, 4-4, 5-5 लाइंस को हाईलाइट कर रखा है, पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर रखा है। भाई फिर जरूरत ही क्या थी तुझे, ऑलरेडी लिखा ही है भाई, फिर तो ब्रैकेट में डाल के बंद कर दे। पूरी लाइन हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती कभी भी। हाईलाइट उन चीजों को किया जाता है जिन वर्ड से आप उस पूरे पैराग्राफ को समझ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके से अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ताकि जब आप दोबारा उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो खाली उन कीवर्ड से ही आप समझ जाओ। वो आपके एक टाइप से नोट्स का काम करते हैं, रिवीजन नोट्स का वो काम करते हैं कीवर्ड्स। आपको पता होता है कि मैंने ये वर्ड को अंडरलाइन करा था, जैसे ही आप उस वर्ड को पढ़ते हो तो आप सब समझ जाते हो कि मैंने क्यों करा था, कब करा था, क्या रीजन था इसके पीछे, और क्या इस टॉपिक में सब कुछ लिखा होना है। तो जैसे कि डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं, प्रोसेसेस हैं और खासकर एग्जांपल्स हैं। तो ये चीजें क्या है, आपको अंडरलाइन करनी होती है। फायदा रिवीजन के टाइम फायदा रहेगा आपको जो रिवाइज करने में टाइम लगता है वो टाइम कम लगेगा। गारंटी है इस बात की कि आपको वो टाइम कम लगेगा। बकायदा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बजाय आप इन कीवर्ड्स को जब देखोगे तो आप पैराग्राफ भी बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे, और कई जगह तो आपको नीड ही नहीं होगी पैराग्राफ पढ़ने की। ठीक है। 4th स्टेप की अगर मैं बात करूं, ट्रीट डायग्राम एज फ्री मार्क्स। मैं हमेशा बोलता हूं डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बहुत फायदेमंद चीज होती हैं, क्योंकि एग्जामिनर को जब ये चीज दिखती है आपके एग्जाम में कि आपने कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को समझाया, आंसर को समझाया है, तो उसको एक क्लैरिटी मिलती है, वो खुश हो जाता है कि वाह मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। मेहनत कम करना किसको पसंद नहीं है। तो वो उस डायग्राम के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेता है, क्योंकि वो तो टीचर है, उसे पता है कि अगर गलत होगा तो डायग्राम से गलती आपकी पकड़ लेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डायग्राम एक सुपर पावर का काम करते हैं। बनाओ बुक्स, जब आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो तो डायग्राम पर फोकस करो, उसे समझो, क्योंकि विजुअल जो हमारी इमेज मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। विजुअलाइज करो चीजों को। कई टॉपिक तो ऐसे हैं जो आप खुद डायग्राम या फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, हमेशा याद रख सकते हो। आपने मुझे पढ़ाते हुए देखा है कि कितनी बार मैं चीजों को कनेक्ट करता हुआ, हर चीज को मैं समझाता हूं तो बोर्ड पे मार्क करके, सर्कल बना के, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्यों? क्योंकि मुझे याद रहता है, इससे स्टूडेंट्स को भी फायदा है, स्टूडेंट्स भी याद रखते हैं। हाँ सर, चिंटू पिंटू की कहानी आपने बताई थी, जियोपुर बोला था आपने। क्यों? क्योंकि विजुअलाइज है आपके, वो आपने विजुअलाइज किया होगा कि सर ने वो बनाया था। तो विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट पर थोड़ा सा फोकस करो मेरे भाई। एनसीईआरटी सुपर इजी होती जाएगी। ये 4 स्टेप फॉलो करोगे तो 80%, 90% तो यहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर मैं लास्ट की बात करूं, द 2 मिनट एक्टिव रिकॉल टेस्ट। 2 मिनट एक्टिव रिकॉल टेस्ट क्या है कि आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना है, बुक को करो बंद,
हाथ ऐसे करो और आंख बंद करके ऊपर देखो, सोना नहीं है। अब जो आपने वो चैप्टर जो पूरा पढ़ा है, रिवाइज करा है, उसको 2 मिनट अपने माइंड में रिकॉल करो। अपने आप से सवाल पूछो कि क्या चैप्टर मैंने पढ़ा है। अपने आप से पूछो कि व्हाट इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, व्हाट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, व्हाट इज कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, क्या उसके फीचर्स थे। खुद ही पूछो, खुद को जवाब दो। अगर 2 मिनट के अंदर आप 2 से 4 मिनट, 5 मिनट लगा लो, अगर आपने सारे टॉपिक्स को अपने माइंड में रिकॉल करा और आपने सारी चीजों को खुद को ही क्लैरिटी दे दी, तो इट मीन्स आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगले चैप्टर की तरफ आप चलो। अगर कहीं भी आपको लगा कि नहीं हुआ, ये 2 टॉपिक 3 टॉपिक मेरे रह गए हैं, तो तुरंत बुक खोलो और उसको साथ के साथ रिवाइज करो। साथ की साथ रिवाइज, ये रखा पूरा प्रोसीजर। क्लोज द बुक, रिकॉल द मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक, मेंटली लिस्ट 4 to 5 की पॉइंट्स और कीवर्ड्स, रिकॉल एट लीस्ट 1 स्पेसिफिक एग्जांपल। यानी कि एग्जांपल के साथ आपको रिकॉल करनी है चीजें। नहीं हुई तुरंत की तुरंत आपको इमीडिएटली क्या करना है, अपनी दोबारा को एनसीईआरटी बुक को खोलना है और उसको रिवाइज करना है। ये आपके ऐसे 5 स्टेप है, मैं गारंटी देता हूं कि ये 5 स्टेप, पहला स्कैन करना है 30 सेकंड तक, उसके बाद एग्जामिनर के स्टाइल में टॉपिक पढ़ना है कि वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना आपको आइडिया ही नहीं, आप बस पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, भागे जा रहे हो। समझो कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप एग्जाम में आंसर दे सको। तो एग्जामिनर के स्टाइल में सोचो ना उस टॉपिक के बारे में 1 मिनट लगाकर। अंडरलाइन कर रहे हो पूरे पैराग्राफ, क्या जरूरत है अंडरलाइन करने की? कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो ना। आप तो वर्ब्स को भी, फिलर वर्ड्स को भी अंडरलाइन करते जा रहे हो, क्या जरूरत है उनको अंडरलाइन करने की? कोई नीड नहीं है। विजुअलाइज करो, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, और लास्ट रिकॉल। टेस्ट करो, अपने आप का टेस्ट लो कि क्या मैं लायक हूं इसके कि मैं ये बोल सकूं कि मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिया है। ये बेसिक से आपके 5 स्टेप्स बनते हैं, जो फॉलो करोगे तो गारंटी है कि आपका काम बढ़िया हो जाएगा। और लास्ट जो मैं आपके लिए बोल के आया था स्टार्टिंग में ही, कि कुछ लास्ट में आपको एक बेसिक सी टॉपिक बोनस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, वो है टॉपर का एक सीक्रेट है। सीक्रेट तो क्या है यार, हम बोल देते हैं जैसे आजकल वीडियो में सीक्रेट मसाला, मसाला कुछ नहीं होता, वही मसाला होता है। बट बात क्या है कि उस मसाले को किस तरीके से बनाया गया है, बेसिक सी वही चीजें। तो ये भी कोई ऐसा सीक्रेट कुछ राज नहीं तोड़ के लाए हूं, बेसिक सी चीज है। अगर आप ये ढंग से करो तो आपकी जो पहली रीडिंग होनी चाहिए ना, वो आपकी ऐसे इस तरीके से होनी चाहिए कि आप स्कैन और अंडरस्टैंड करो। सिर्फ आपको याद नहीं करना है, आपने सिर्फ देखा और उन चीजों को बस समझते हुए जाना है। ठीक है, मेरे को एक बेसिक सी नॉलेज मेरे को मिल गई है, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आप रिवाइज करोगे और चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे। और जब तीसरी लेयर में आप पढ़ोगे, तीसरी टाइम आप जब उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, तो आप रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी चीजों को सॉलिडिफाई कर रहे होंगे, मेमोरी अपनी पक्की कर रहे होंगे कि कहीं कहीं जहां पॉलिश करने की जरूरत है वो आप खुद का टेस्ट ले रहे होंगे। तो इन 3 लेयर में आपको क्या है, अपना सिलेबस को कवर करना है। अगर आप बिल्कुल बेसिक पर बैठे हैं तो यहां से स्टार्ट कर दो, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो। मैं कह रहा हूं कि इतनी सुपर इजी हो जाएगी एनसीईआरटी और इतना इंटरेस्ट आपको आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बंद करो पढ़ना, रीडिंग बंद करो। खाली रीडिंग से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेटेजाइज करो, यानी कि तरीके से पढ़ो, एक स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ो। सिंपल है, एनसीईआरटी बुक एक ऐसा इंपॉर्टेंट बुक है, ऐसा टूल है जो सब कुछ आपको बताता है। बस तरीका आपको पता होना चाहिए, उससे वो नॉलेज को आपको अपने पास कैसे ट्रांसफर करना है, वो कैसे आपको वो सारी नॉलेज अपने अंदर लेनी है, उसके एक बेसिक सा ये तरीका है। ये हमें बहुत पहले टीचर्स बताते थे कि इस तरीके से पढ़ना है भाई। आजकल बता रहे नहीं बता रहे, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की जो हालत देख रहा हूँ, जो कंडीशन देख रहा हूँ, उनकी हालत बहुत खस्ता हो रही है। उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि सर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। लगता है आ गया, फिर लगता है भूल गए, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हो ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हो, वो मेहनत वेस्ट जा रही है आपकी। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू मेहनत करोगे तभी आप कहीं पहुंच सकते हो। ऐसे आंख बंद करके भागते रहोगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपको एक रास्ता चाहिए, यानी कि वो स्ट्रैटेजी आपको चाहिए जिसके पर आप मेहनत करोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और अब जो हमारे पास टाइम है, वो टाइम यही है अपनी कैपेबिलिटीज को पॉलिश करने का, अपनी क्वालिटीज को पॉलिश करने का। तो पॉलिश करना स्टार्ट कर दो। और मैं बैक टू बैक यही जो स्टूडेंट्स की मेजर और माइनर प्रॉब्लम्स हैं,
अभी मेरा मिशन यही है कि एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेकर आऊँ। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके। थैंक यू।